सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है, जहां शहरों की जगह घने विशाल जंगल हैं और आसमान में हवाई जहाज की जगह पंखों वाले सरीसृप उड़ते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारी ही धरती का अतीत है। बिल्कुल। 14 करोड़ साल तक डायनासोर्स इस ग्रह के बेताज बादशाह थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि 14 करोड़ साल कितना लंबा वक्त होता है। इंसानों की पूरी सभ्यता, मतलब पिरामिड से लेकर आज के एआई तक, मुश्किल से 10,000 साल पुरानी है। मतलब डायनासोर का राज हमारी सभ्यता से 14,000 गुना ज्यादा लंबा था। हाँ, वो एक बेहद स्थिर और कामयाब इकोसिस्टम का हिस्सा थे। ऐसा लगता था कि उनका राज कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल, वो यहाँ रहने के लिए बने थे। लेकिन फिर आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक दिन आया, सिर्फ एक दिन, जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। वो दिन डायनासोर का आखिरी दिन बना। और वहीं से एक तरह से हमारी कहानी की नींव पड़ी। आज हम उसी एक दिन की परतें उधेड़ेंगे। और ये सिर्फ तबाही की कहानी नहीं है। नहीं, ये उसके राख से एक नई दुनिया के जन्म की भी है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक और ब्रह्मांड कितना अप्रत्याशित हो सकता है। तो चलिए उस दिन में चलते हैं। सुबह का वक्त है, धरती पर सब कुछ नॉर्मल है। ट्राइसेराटॉप्स के झुंड मैदानों में घास चर रहे हैं। लंबी गर्दन वाले सारोपोड पेड़ों की ऊंची पत्तियां खा रहे हैं। और कहीं दूर जंगल में एक टीरेक्स शिकार की तलाश में दहाड़ रहा है। किसी भी जीव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये उनकी जिंदगी का और उनके पूरे युग का आखिरी शांत दिन है। ये शांति ही इस कहानी को इतना भयानक बनाती है, क्योंकि तबाही जब भी आती है बिना बताए आती है। सही बात है। प्रकृति अपनी धुन में थी और किसी को नहीं पता था कि ऊपर आसमान से मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। ये तो धरती का हाल था, लेकिन इस तबाही की असली वजह तो करोड़ों किलोमीटर दूर तैयार हो रही थी ना। ये कहानी असल में शुरू कहाँ से हुई? ये कहानी शुरू हुई हमारे सोलर सिस्टम के एस्ट्रॉयड बेल्ट में, मंगल और बृहस्पति के बीच। वहां अंतरिक्ष में तैरते 2 पत्थरों के बीच एक मामूली सी टक्कर हुई। अच्छा। लेकिन इस टक्कर ने एक बहुत बड़े एस्ट्रॉयड, मतलब उल्कापिंड, का रास्ता बदल दिया। और उसका नया रास्ता सीधा पृथ्वी की तरफ था। जब आप कहती हैं बहुत बड़ा, तो हमारा अंदाजा क्या होना चाहिए? एक फुटबॉल फील्ड जितना या एक पहाड़ जितना? सोचिए, एक पूरा पहाड़ नहीं, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा। ओह। ये उल्कापिंड करीब 40 किलोमीटर चौड़ा था और लगभग 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा था। अविश्वसनीय गति है ये तो। इसे सिर्फ एक पत्थर समझना गलती होगी। ये एक खगोलीय हथियार था जिसमें इतनी ऊर्जा थी जितनी दुनिया के सारे परमाणु बमों को मिलाकर भी नहीं होगी। एक चलता फिरता पहाड़ जो सीधा हमारी दुनिया की तरफ आ रहा था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि रास्ते में एक ऐसा मोड़ भी आया जहाँ शायद ये सब टल सकता था। चांद का कुछ रोल था इसमें? हाँ, ये किस्मत का एक बहुत दिलचस्प खेल था। जब ये उल्कापिंड पृथ्वी के करीब पहुंचा तो चांद लगभग इसके रास्ते में ही था। अच्छा। अगर ये कुछ 1000 किलोमीटर इधर या उधर होता तो सीधा चांद से टकरा जाता। तो डायनासोर बच जाते। बिल्कुल, चांद पर एक और बड़ा गड्ढा बन जाता। लेकिन पृथ्वी और डायनासोर दोनों बच जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। वो चांद के इतने करीब से गुजरा कि चांद की ग्रेविटी ने उसे एक गुलेल की तरह और तेज रफ्तार देकर सीधा पृथ्वी की तरफ धकेल दिया। मतलब जो चीज उसे बचा सकती थी उसी ने उसे और घातक बना दिया। सही कहा। ये दिखाता है कि इतिहास में चांस या आकस्मिक घटनाओं की कितनी बड़ी भूमिका होती है। एक छोटा सा बदलाव और आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। तो अब यह आग का गोला पहले से भी ज्यादा रफ्तार से हमारे ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। जमीन पर खड़े किसी डायनासोर को ये कैसा दिखा होगा? शुरू में तो कुछ नहीं, लेकिन जब इसने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तब नजारा बदल गया होगा। हवा के घर्षण और दबाव की वजह से वो एक आग के गोले में तब्दील हो गया, सूरज से भी ज्यादा चमकदार। उसकी रफ्तार बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी। उस रफ्तार से उसने अटलांटिक महासागर को पार करने में कुछ ही मिनट लगाए होंगे। कुछ ही मिनट? हाँ। जमीन पर मौजूद जीवों ने आसमान में एक दूसरा सूरज देखा होगा जो हर पल बड़ा और भयानक होता जा रहा था। और फिर वो पल आया टक्कर का। कहाँ और कितना विनाशकारी था वो आज के मेक्सिको की खाड़ी के पास चिक्सुलूब नाम की जगह पर टकराया। और धमाका, उसकी तो हम कल्पना ही कर सकते हैं। मतलब कितना? हिरोशिमा पर गिरे बम से अरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली।
टक्कर के उस एक पल में तापमान 40,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। बाप रे। धरती का ऊपरी हिस्सा पिघलकर भाप बन गया और टक्कर से जो गड्ढा बना वो 180 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर गहरा था। 1 मिनट, 180 किलोमीटर, ये कितना हुआ, मतलब कोई अंदाजा? अंदाजा लगाइए कि दिल्ली से आगरा तक का फासला, इतना बड़ा गड्ढा। ओह, मतलब एक पूरा शहर समा जाए इसमें। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं था, इसने पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट को तोड़ दिया था। ये वो ग्राउंड जीरो था जहां से तबाही की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हुई जिसने पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया। तो टक्कर के बाद मतलब पहले कुछ मिनटों में क्या हुआ होगा? पहले 15 मिनट में ही भयंकर भूकंप आए। सैकड़ों समुद्र तटों पर सुनामी उठी और लहरों ने हजारों किलोमीटर अंदर तक सब कुछ बहा दिया। और फिर पृथ्वी भर के ज्वालामुखी एक साथ फट पड़े। 1 मिनट, आपने कहा कि ज्वालामुखी फटने लगे, ये कैसे मुमकिन है? टक्कर तो मैक्सिको में हुई थी, तो इसका असर पूरी दुनिया के ज्वालामुखियों पर एक साथ कैसे हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए कि आपने एक बहुत बड़ी घंटी पर जोर से हथौड़ा मारा। ठीक है। क्या सिर्फ वहीं आवाज होगी जहां हथौड़ा लगा? नहीं, पूरी घंटी कांपने लगती है और हर तरफ से आवाज आती है। सही बात। इस टक्कर ने पूरी पृथ्वी के साथ वहीं किया। इसकी शॉकवेव्स यानी भूकंपीय लहरें ग्रह के कोर तक गईं और वापस आईं। इन लहरों ने पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाकर रख दिया। अच्छा। जिन जगहों पर ज्वालामुखी पहले से ही एक्टिव थे या बन रहे थे, उन्हें बस एक आखिरी धक्का मिल गया और वो सब एक साथ फट पड़े। तो एक तरफ भूकंप, सुनामी और अब दुनिया भर में ज्वालामुखी। लेकिन मैंने सुना है सबसे डरावनी चीज इसके बाद हुई, आग की बारिश। ये क्या था? ये शायद उस दिन की सबसे भयानक घटना थी। टक्कर की वजह से अरबों टन पिघली हुई चट्टान और धातु अंतरिक्ष में उछल गए। लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी ने उन्हें वापस खींच लिया। जब ये छोटे छोटे कण, जिन्हें स्फेरूल कहते हैं, वापस वायुमंडल में आए तो घर्षण की वजह से वो जलने लगे। तो मतलब पूरा आसमान जलते हुए कंकड़ों से भर गया। ये सचमुच आग की बारिश थी। इसने वायुमंडल के ऊपरी हिस्से को एक विशाल ओवन में बदल दिया। सतह का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। उड़ने वाले प्टेरोसौर आसमान में ही जलकर राख हो गए। सूखे पत्ते और जंगल अपने आप सुलग उठे। और ये आग सिर्फ एक जगह पर नहीं थी? नहीं, ये आग सिर्फ टक्कर वाली जगह के पास नहीं थी, बल्कि ग्रह के हर कोने में, हर महाद्वीप पर एक साथ लगी। ये सोचना भी मुश्किल है कि सिर्फ कुछ घंटों में एक हरी भरी दुनिया पूरी तरह जलकर राख हो गई। 14 करोड़ साल का राज बस कुछ घंटों में खत्म। और जो जीव इस आग से बच भी गए, उनके लिए आगे का समय और भी मुश्किल था। ज्वालामुखियों और आग से उठा धुआं और राख आसमान में छा गए, जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। इसे इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। मतलब पूरी धरती पर अंधेरा छा गया। हाँ, और तापमान तेजी से गिरने लगा। तो पहले जानलेवा गर्मी और फिर जानलेवा ठंड। बिल्कुल। सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दिया, वो मरने लगे। और जब पौधे मरे तो शाकाहारी डायनासोर के लिए खाना खत्म हो गया। जब वो मरे तो मांसाहारी डायनासोर भी भूख से मरने लगे। पूरी फूड चेन, पूरा इकोसिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कुछ देर पहले आपने एक टर्म इस्तेमाल किया था, ग्रेट फिल्टर। मुझे लगता है ये घटना उसका एक सटीक उदाहरण है। क्या आप समझा सकती हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रेट फिल्टर एक बहुत दिलचस्प परिकल्पना है। ये कहती है कि ब्रह्मांड में जीवन शायद आम हो, लेकिन बुद्धिमान जीवन जैसे इंसान शायद बहुत दुर्लभ है। अच्छा। क्योंकि जीवन को विकसित होने के रास्ते में कुछ ऐसी प्राकृतिक बाधाएं या फिल्टर आते हैं जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन होता है। ये फिल्टर कुछ भी हो सकता है, एक जानलेवा वायरस, जलवायु परिवर्तन या फिर एक एस्ट्रॉइड की टक्कर। तो डायनासोर के लिए ये उल्कापिंड वही फिल्टर था जिससे वो पार नहीं कर पाए। सही समझे। वे 14 करोड़ साल तक बेहद सफल रहे, लेकिन इस एक फिल्टर ने उन्हें खत्म कर दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानों के लिए अगला ग्रेट फिल्टर क्या हो सकता है। क्या हम उसे पार कर पाएंगे? ये एक डरावना लेकिन जरूरी सवाल है। वाकई। तो इस पूरी तबाही, इस अंधेरे और ठंड के नर्क में आखिर बचा कौन और कैसे? बचे वो जीव जो छोटे थे और छुप सकते थे। जैसे चूहे जैसे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। जब सतह पर आग और जहरीली गैसों का कहर था, तब ये जमीन के नीचे अपनी बिलों में छुपे हुए थे। हाँ, ये समझ आता है। जब आसमान से आग बरस रही थी,
तब वो जमीन की दरारों में सुरक्षित थे। और खाने का क्या, जब सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए थे? उनका साइज उनके काम आया। उन्हें डायनासोर की तरह रोज सैकड़ों किलो खाने की जरूरत नहीं थी। वो कीड़े मकोड़े, जड़ों और सड़ी गली चीजों पर जिंदा रह सकते थे जो जमीन के नीचे आसानी से मिल जाती थीं। तो जो चीज डायनासोर के युग में उनकी कमजोरी थी, उनका छोटा आकार, वही इस महाविनाश में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए एक नई शुरुआत बना। सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि एक सुनहरा मौका। सोचिए, करोड़ों साल से मैमल्स डायनासोर के साये में जी रहे थे। वो रात में निकलते थे, डर कर रहते थे। अब अचानक उनके सारे शिकारी खत्म हो गए, पूरी दुनिया खाली पड़ी थी। सही बात है। खाने के लिए कोई मुकाबला नहीं, रहने के लिए कोई खतरा नहीं। ये उनके विकास के लिए एक खुला मैदान था। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो बिलों से बाहर निकले। हाँ, और अगले लाखों सालों में हर आकार और रूप में विकसित हुए, घोड़ों से लेकर व्हेल तक और बंदरों से लेकर हम इंसानों तक। ये कनेक्शन तो कमाल का है। हाँ, मतलब हम आज यहाँ हैं क्योंकि 6 करोड़ 60 लाख साल पहले वो उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। ये सीधा संबंध है। अगर वो टक्कर ना होती तो डायनासोर शायद आज भी इस ग्रह पर राज कर रहे होते। बिल्कुल। वे इतने कामयाब थे कि मैमल्स को कभी बड़ा और बुद्धिमान बनने का मौका ही नहीं मिलता। हमारा अस्तित्व उस प्रलय से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उस तबाही की राख ही वो मिट्टी है जिससे हम सब उगे हैं। तो जो एक सामान्य सा दिन था, वो एक खगोलीय घटना की वजह से धरती के इतिहास का सबसे विनाशकारी और साथ ही सबसे परिवर्तनकारी दिन बन गया। एक साम्राज्य का अंत और एक नए युग का आगाज। बिल्कुल। मुख्य बात यही है कि विनाश हमेशा बुरा नहीं होता। प्रकृति में विनाश अक्सर सृजन का एक हिस्सा होता है। इस टक्कर ने जीवन के विकास की किताब का एक पन्ना फाड़ा और एक बिल्कुल नया अध्याय लिखने का मौका दिया। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर वो उल्कापिंड कुछ घंटों की देरी से आता या अपने रास्ते से थोड़ा भी भटक जाता, तो आज ये ग्रह कैसा होता? क्या विशालकाय जीवों का साम्राज्य आज भी कायम रहता? और क्या इंसानों का अस्तित्व केवल एक अनहोनी संभावना बनकर रह जाता?